So hi there, my name is Muskan and you're watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see the steps in research. जो भी steps है research के आज हम उनको देखेंगे. ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है और बाकी क्योंकि जो steps है research के उनको हम डिटेल में देखेंगे इसलिए इसके और parts भी जो है वो आएंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to comment below in the comment section. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे आपके टाइप्स ऑफ जो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, राइट? और मेनली अगर हम ये देखें, आप इमेजिन करें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको लेकर जब चलते हैं हम, तो आप इमेजिन कीजिए कि अ, आप जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं बेस्ट प्लेसेस हिमाचल प्रदेश में, इंडिया के अंदर, राइट? समर वेकेशन आ रही है तो आप सोचेंगे कि मैं हिमाचल में कहाँ घूमने जाऊँ अब समर में। अ, फिर आप उसके बाद आइडेंटिफ़ाई करोगे कि कौन से जो है काफ़ी रिवॉर्डिंग जो एक्सपीरियंसेस कहाँ का होगा और सीनरी कहाँ की अच्छी होगी, एडवेंचर एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जहाँ पे आपको मिले, राइट? कि एडवेंचर भी हो, अगर बोटिंग करनी हो तो वो भी हो, मतलब रिवर राफ्टिंग एंड ऑल आपको चीज़ें मिले तो और भी ज़्यादा जो आपके जो ट्रैवलिंग में चार चाँद लगा देगी। तो आप ये सब देखना चाह रहे हो कि भई कौन से ऐसे प्लेसेस आप सोच रहे हो। फिर जब आप ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन है, पहले तो आपने ये देखा कि मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई अच्छी जगह ढूँढनी है, राइट? और मेरा टॉपिक ये है कि मुझे बेस्ट प्लेसेस विज़िट करने हैं हिमाचल प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट जो होगा मेरा, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रही होंगी, अब मैं फिर या आप रिव्यू करेंगे हम एक्जिस्टिंग लिटरेचर जो हमारे पास होगा। जैसे कोई गया होगा तो उसके वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब में, पहले हमसे पहले कोई वहाँ गया होगा, या फिर जिसने अगर किसी ने ब्लॉग लिखा होगा तो ट्रैवलिंग ब्लॉग, तो उसको देखेंगे कि पॉपुलर प्लेसेस कौन-कौन से हिमाचल प्रदेश में कहाँ-कहाँ जो है जाना सेफ भी रहेगा। और फिर हम ये सब चीज़ से जब देखते हैं तो कलेक्ट करते हैं डाटा, है ना? या फिर कोई हमारे से पहले हमारी सिबलिंग्स या फिर कज़न या फिर हमारे सीनियर कोई गया होगा तो हम उनको पूछेंगे या फिर अपने कॉलीग को पूछेंगे कि अच्छा आप वहाँ गए थे, वहाँ क्या-क्या हो सकता है? इस तरह इंटरव्यू करके चीज़ें हम पूछ सकते हैं उनसे या फिर फ़ोन कॉल करके कुछ भी। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी, उन्होंने फिर मुझे जो-जो बताया उसके बेसिस में फिर लास्ट में मैं ह या आप कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कौन-सा जो है प्लेस है वहाँ जाना चाहिए और जहाँ पे हमें एडवेंचर भी अच्छा हो, सैटिस्फैक्शन भी हो जाएगी, सीनरी भी अच्छी। तो इस तरह से देखें, हम जब भी कहीं जाते हैं तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। रिसर्च में भी वही है। रिसर्च में क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को, राइट? जो भी हमारा प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको देखेंगे रिसर्च में। और उसके बाद फिर जो है जो एग्ज़िस्टिंग लिटरेचर होगा उसको देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है वो ब्रॉड उसमें मैंने वो किया है, सॉरी जस्ट अ सेकंड ना। ओके, ब्रश कहाँ चले गया? नाउ फाइन। जो पहली जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कि आपको बताया रिसर्च प्रॉब्लम है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तो ये है कि जो प्रोसेस है, आप देखिए मार्केटिंग रिसर्च यहाँ पे दिया हुआ है, ख़ैर आप रिसर्च लीजिए इसको। तो पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी हम लोगों को कि प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बेस्ट प्लेसेस विज़िट करने हैं हिमाचल प्रदेश के, राइट? तो फिर मैंने वो चीज़ जो है चुना। फिर मैंने जो है दूसरा हमारा आता है मेथड ऑफ इंक्वायरी। ये मेथड ऑफ इंक्वायरी नहीं आएगा यहाँ पे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम क्या करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई जो है वो रिसर्च टॉपिक लिया है, मानो हाउ सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग द टीनेजर्स, है ना? ये मेरा टॉपिक है। मैंने ये देखा कि मेरा प्रॉब्लम किसको मैं आइडेंटिफ़ाई करना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम में इसको आइडेंटिफ़ाई करना चाह रही हूँ कि क्या-क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों को आज के सोशल मीडिया के दौर पे, टीनेजर्स को उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो मैं गैप जो है वो उसको फ़िल अप करना चाह रही हूँ, उस चीज़ को जो है एक बेस्ट वे में प्रेज़ेंट करना चाह रही हूँ सो दैट कि हमें ये पता चले कि इफ़ेक्ट क्या-क्या है सोशल मीडिया की टीनेजर्स पे, राइट? हाउ दे आर बीइंग अफेक्टेड। तो पहले क्या करूँगी, मुझे लग गया पता, मैंने अपना टॉपिक जो है वो चुन लिया, अपना जो भी मेरा इंटरेस्ट का है। फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम क्या मैं आइडेंटिफ़ाई मैं ये करूँगी कि सोशल मीडिया की क्या इफ़ेक्ट है जो है टीनेजर्स पे। फिर मैं उसपे क्या करूँगी, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर को जो है उसपे रिव्यू करूँगी, यानी कि जो लिटरेचर अगर इस पे पहले किसी ने काम किया है, उसको मैं देखूँगी कि उन्होंने किस तरह से किया है, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई है, कौन-सा एरिया लिया है ना? उनकी स्टडी में क्या जो है
क्या चीज़ें छूट गई हैं जो मैं कवर कर सकती हूँ, डाटा कहाँ से कलेक्ट किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखूँगी। वो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर आगे देखेंगे कि कहाँ से हम सोर्सेज़ जो है उस लिटरेचर ले सकते हैं। देन फिर उसके बाद आता है हमारा कि वेरिएबल्स जो होते हैं, राइट? वेरिएबल्स को हमें आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है उसमें कि कौन-कौन सी मेरी वेरिएबल्स होंगी। जैसे कि मैं देखूँगी सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट क्या है बच्चों पे, तो मेरा वेरिएबल क्या होगा इसमें? वेरिएबल होंगे जैसे मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों के, राइट? उनकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ में क्या फ़ोकस मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एंड देन उनका जो है वो मेमोरी लेवल है, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं देख रही हूँ, एग्ज़ामिन कर रही हूँ कि मेमोरी में क्या फ़र्क पड़ा, फिज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो ये मेरे वेरिएबल्स हो गए। जब मैंने आइडेंटिफ़ाई किए वेरिएबल्स, उसके बाद मैं हाइपोथेसिस बनाऊँगी एक, राइट? मैं अपनी एक हाइपोथेसिस दूँगी, टेंटेटिव हाइपोथेसिस कि सोशल मीडिया इज़ अफ़ेक्टिंग अ, टीनेजर्स इन द 21st सेंचुरी। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। अब क्या हो गया, जब मैंने ये हाइपोथेसिस दे दिया, अब मुझे इसको प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये देखिए रिसर्च मेथड, ये बात की बात है। मुझे रिसर्च डिज़ाइन एक बनाना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से रिसर्च करना है। पहला तो मैं ये देखूँगी कि मैं कौन-सा एरिया चुनूँगी, वो मेरा रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आएगा, स्कोप जो होगा मेरे एरिया का। फिर उसके बाद मैं मेथड कौन-कौन से यूज़ करूँगी, राइट? इस रिसर्च में। तो वो गया, उसके बाद में फिर जब मेरा ये रिसर्च डिज़ाइन बन जाए प्रॉपर, फिर उसके बाद मैं फ़ोकस करूँगी अपने डाटा कलेक्शन में। है ना? सिलेक्टिंग सैंपल एंड डाटा कलेक्शन में फ़ोकस करूँगी। डाटा कलेक्ट करने की जो टेक्नीक है, उनको देखूँगी कि मैं डाटा किन-किन टेक्नीक से जो है वो गैदर करूँगी। इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, मेल है, तो ये मेथड सब देखूँगी मैं। उसके बाद जो है सैंपल डिज़ाइनिंग। अब मैं उसके बाद सैंपल को डिज़ाइन करूँगी कि मुझे कितने लोग लेने हैं, कौन-कौन से एज ग्रुप के लोग लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे, जैसे मैंने एरिया चुना आपका शिमला मानो, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा शिमला में कि मैं कितना एरिया कवर करूँ और कौन-कौन से एज के मैं बच्चे लूँ, और उनको भी जैसे अगर मुझे जो है 11 से जो है 18 साल तक के बच्चे लेने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ बॉयज़ लेने पड़ेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि बॉयज़ मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया और गर्ल्स बहुत कम ली। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो सैंपलिंग है वो मतलब बैलेंस नहीं होगी, प्रॉपर हमारे रिजल्ट्स भी नहीं आएँगे। और फिर उसके बाद जब मेरा ये हो गया, फिर उसके बाद में जब मैंने ये डिसाइड किया कि इतना प्रोपोर्शन मुझे बॉयज़ का लेना है, इतना गर्ल्स का, फिर जाके मैं फील्ड में जो है डाटा कलेक्ट करने जाऊँगी। या तो फील्ड में जाऊँगी या फिर क्वेश्चनियर जैसे आज ऑनलाइन गूगल फॉर्म की हेल्प से लोग करते हैं, तो मैं वो या तो उस तरह से करूँगी डाटा कलेक्ट। जब मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, हो सकता है मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करूँ अगर फील्ड में जाऊँ, और सेकेंडरी डेटा हो सकता है जैसे जिसने किसी ने पहले से कुछ काम किया है, तो मैं वहाँ से हेल्प ले सकती हूँ, वो मेरा सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा। तो उस तरह से डाटा कलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद जो है डाटा जब मैंने एक बारी कलेक्ट कर दिया, राइट? फिर मैं जो है अपने केबिन में आऊँगी वापस, फिर मैं उस डेटा को देखूँगी, उस डेटा को एनालाइज़ करूँगी और इंटरप्रेट करूँगी, राइट? इससे एनालाइज़ और जब इंटरप्रेट करूँगी, इससे पहले जो है वो एक स्टेप आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, राइट? जो डाटा मैं वहाँ से लाई, जब मैंने उसको एनालाइज़ किया, तो फिर मैं उसको देखूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला था, अगर मैं जैसे मैंने कहा था कि जो टीनेजर्स को जो है वो अफ़ेक्ट करता है सोशल मीडिया। मैं ये बोलूँ कि टीनेजर जो है 20%, देयर इज़ अ राइज़ इन 20% इन केस ऑफ द टीनेजर्स, दे आर अफ़ेक्टिंग देयर मेमोरी लेवल, राइट? अब मैंने कहा कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है, ये मेरा हाइपोथेसिस था कि 20% इंक्रीज़ हुआ है 21st सेंचुरी में, बच्चों में 20% मेमोरी लॉस हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा रिटेन नहीं रहता है उनको। अब मैं ये टेस्ट करूँगी कि जो रिज़ल्ट आए, मतलब जो मैं डाटा कलेक्ट करके लाया, उसमें सच में ही ऐसा है कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको कि कम याद रहता है, उतनी मेमोरी लेवल हाई नहीं है उनका, राइट? तो अब मैं उसको अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको देखूँगी, उसको मैच करने की कोशिश करूँगी। उनकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करूँगी, फिर एनालाइज़ करूँगी डाटा को और उसका इंटरप्रिटेशन करूँगी, टेबल्स बनाने हैं मैंने एंड ऑल दिस, मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो डेटा मैंने क्वेश्चनेयर के फॉर्म में लाया है, अब मैं उसको जो है एक एक्सेल की शीट में जो है उसको उतारूँगी, राइट? उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगी कि अगर ऐसा है, रियल में ही ऐसा है कि नहीं है। देन कमिंग टू रिसर्च रिपोर्ट, जब रिसर्च रिपोर्ट की बात आती है, यानी कि मुझे एक जो है वो रिपोर्ट बनानी होगी, ऐसी ऐसी पूरी फाइल बनानी होगी, राइट? लाइक दिस, इस तरह से पूरी फाइल बनानी होगी रिपोर्ट। जैसे आपने डिसर्टेशन देखी होगी, थीसिस देखी होगी अपने स्कॉलर्स की, या फिर अपने आपने भी अगर खुद भी काम किया हो, तो वो जो लास्ट में जब हम पूरा एक बुक के फॉर्म में उसको लिखते हैं, थीसिस या डिसर्टेशन के फॉर्म में लिखेंगे, एक रिपोर्ट, सिंगल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसको रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग उसको कहते हैं। तो इसके अंदर भी अलग-अलग स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे पेज का,
फर्स्ट पेज बनाएंगी, फिर एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, फिर जो आपके फर्स्ट के जो है चैप्टर्स के जो है टेबल्स बनेंगे, है ना, फिगर्स के टेबल बनेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें, जिस तरह से बुक लिखी जाती है ना, उसी तरह से आप जो है वो अपनी रिपोर्ट को लिखोगे। सेम उसी तरह का कुछ फॉर्मेट रहता है, थोड़ी बहुत अलग होता है, वो हम इसको डिटेल में करेंगे रिसर्च रिपोर्ट में। तो इस तरह का हमारा कुछ ये रिसर्च के स्टेप्स रहते हैं। तो हम एक-एक करके जो है इनको अब डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपनी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फिर उसके रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, जो पहले से काम हो रखा है। उसके बाद आइडेंटिफ़ाई करेंगे वेरिएबल्स जिन पे कि हम रिसर्च करेंगे, मतलब जिनको देख के। उसके बाद जो है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद रिसर्च डिज़ाइन बनाएँगे। रिसर्च डिज़ाइन के बाद डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और एनालाइज़ करेंगे डेटा को, फिर जनरलाइज़ेशन करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे, और उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखेंगे, राइट? तो लगभग इसमें 9-10 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके रिसर्च में। तो फर्स्ट ही हमारा जो स्टेप है दैट इज़ आपका डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहला स्टेप है हमारा, जो रिसर्च है उसको उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना। तो जो आपका जो ये पहला स्टेप है, ये सेट करता है डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द एंटायर स्टडी, कि हमारी स्टडी किस डायरेक्शन में जाएगी और हमारा जो एरिया है, स्कोप है, वो रिसर्च का क्या रहेगा। पहला तो है हमारी, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं इसी के अंदर। पहला है सिलेक्टिंग द टॉपिक, दूसरा फिर डिफाइनिंग द रिसर्च। सिलेक्टिंग द टॉपिक का मतलब है कि आप ऐसा टॉपिक चुनें जो कि आपको इंटरेस्ट करता हो, जिस पे आप काम कर सकें, क्योंकि हमने एक ही टॉपिक पे लगभग 3 से 4 से 5 साल, मैक्सिमम 3 साल, सॉरी, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल काम करना होता है, राइट? तो आपको जो है एक ऐसा टॉपिक चुनना पड़ेगा जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज़ यू पुट योर लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसे विषय में अपनी एनर्जी, पैसा और टाइम लगाएँ जो कि रियली जो है वो कंट्रीब्यूट करे समथिंग टू द सोसाइटी, और आपका इंटरेस्ट भी हो, तभी आप उसमें अच्छा काम भी कर पाएँगे। तो पहले क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट का होगा, राइट? उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। ओके, मैंने जो है टॉपिक डिसाइड कर दिया है कि इस टॉपिक में मैं जो है काम करूँगी। मानो पॉपुलेशन हो गया, मुझे इस पे काम करना है। फिर मुझे देखना पड़ेगा गैप, कहाँ जो है, किस पे रिसर्च नहीं हुआ है, सो दैट कि मैं उस पे रिसर्च करूँ और वो जो नया नॉलेज मैं क्रिएट करूँ, वो एक्जिस्टिंग नॉलेज के लिए जो है वो एक एडिशन हो, राइट? काम आप उसी पे करोगे जो अभी तक नहीं हुआ है। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम का यही मतलब है कि आप गैप देखें कि कहाँ गैप है और उसको फिल करने की कोशिश करें। तो वो आ गया आपका आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, राइट? सो जो प्रॉब्लम है जो आप आइडेंटिफाई करोगे, वो आपका जो टाइटल भी वही रहेगा आपकी थीसिस या डिसर्टेशन का। वो बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इमेजिनरी आपने जो है वो इमेजिन कर दिया, है ना, कि आप कहने लगे कि मैं जो है वो मार्स में जाके आई विल सी वेदर द वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द मार्स एंड नॉट। तो ये एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ आपके पास रिसोर्सेज़ उतने नहीं है, मनी नहीं है, टाइम ऑल्सो मैटर करता है, राइट? तो आपका ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि क्लियर, कंसाइज़ और रिसर्चेबल हो। तो आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करें जब भी आप अपने टॉपिक को चुनें। उसके बाद बात आती है, हाउ डज़ सोशल ओके, एग्ज़ाम्पल था ये कि मतलब किस तरह से जो है आपका वो टाइटल होना चाहिए। वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, हाउ डज़ सोशल मीडिया यूज़ अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर, जिसका कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल पहले भी दे दिया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो स्टेप है हमारा क्या काम है, हमने अपना टॉपिक चुनना है और फिर उसमें गैप देखना है, राइट? कि क्या प्रॉब्लम हम उसमें सॉल्व करना चाहते हैं, और जो वो स्टेटमेंट है कैसा होना चाहिए, क्लियर, कंसाइज़ और रिसर्चेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होगी, लाइक मेन कैरेक्टरिस्टिक इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, तो कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएँ जो है उसमें होनी चाहिए और क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरेस्ट मैटर करता है, राइट? आपका इंटरेस्ट उस काम में होना चाहिए। देन मैनेजेबल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि टाइम आपके पास जो है वो उतना होना चाहिए कि 3-4 साल में वो चीज़ हो भी जाए, राइट? आप कुछ ऐसा ना लें जिसमें आपको 7-8 साल लग जाएँ, राइट? तो टाइम का भी आपने ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट मेजरमेंट, ऐसी आपकी जो है वो रिसर्च हो जिसमें कि कॉन्सेप्ट को हम मेजर कर सकें। मैंने जैसे कि बताया, आपने फ़िक्शनरी चीज़ें नहीं लेनी है, राइट? आप बोलने लगे कि मैं शक्तिमान पे रिसर्च करूँगा, तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल मेजरमेंट हो, ऐसा टॉपिक लें। लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़,
लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ का मतलब है कि आपके पास बेसिक स्किल पहले से ही हो, लाइक यू मस्ट नो हाउ टू राइट, रीड, है ना। थोड़ी सी क्रिटिकल जो है थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। जो लाइन में लिखा है उसके पीछे का जो भाव है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन रेलिवेंस, आप जिस पे रिसर्च कर रहे हो उसका रेलिवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, क्या आप जो है ऐड कर रहे हो नॉलेज एग्जिस्टिंग जो आपका लिटरेचर है उसमें कि नहीं। तो देन उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा उससे रिलेटेड मौजूद है या नहीं है। सेकेंडरी डेटा हो शायद आपका प्राइमरी डेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड रिगार्डिंग जो है डेटा है भी या नहीं। देन एथिकल इश्यूज़ आपको ध्यान रखने होते हैं कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो जो आपके जो रेस्पोंडेंट होंगे, राइट, जिनसे आप क्वेश्चंस पूछोगे तो उनका कॉन्सेंट लेके जो है आप रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि आप उनके जो है प्राइवेसी बाद में जो उनका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लीक ही करते हो, तो प्राइवेसी ऑल्सो मैटर। तो एथिकल इश्यूज भी आपके जो है वो दे मस्ट होल्ड्स इन योर रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर उसके बाद आता है रिव्यूइंग लिटरेचर। रिव्यूइंग लिटरेचर का मतलब है कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, जो एग्जिस्टिंग जो रिसर्चेस हुई हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपने उनको जो है वो रिव्यू करना है। उस लिटरेचर को देखना है कि पहले जो रिसर्चर है उन्होंने इस पर किस तरह का काम किया है, कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई है, उनका एरिया कौन सा था, डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, उनका पूरा फ्रेमवर्क क्या था, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे इसमें भी दिया है आपका जो रिव्यूइंग लिटरेचर है ये एग्जामिन करता है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जैसे बुक्स, आर्टिकल एंड अदर सोर्सेज में आप देख सकते हो जर्नल एंड ऑल में कि क्या क्या काम हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। एंड इसमें क्या लगेगा आपको पता है, ये इन्वॉल्व करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, राइट। उसी उसी टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू करोगे लिटरेचर, तो आपको जो मैंने पहले बता दिया ना, आपको फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी, यू विल सी एवरीथिंग ऑन दिस, राइट। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको ये भी लगेगा पता कि रिसर्चर ने जो है क्या इसमें नहीं जो है पुट किया है, क्या गैप्स हैं। कई बार वो सजेशन खुद ब खुद लिखे होते हैं, क्योंकि टाइम की वजह से हो सकता है कि वो चीज़ वो कवर ना कर पाए, तो उनके रिसर्च में वो गैप रह जाती है, तो आपको वो भी पता चलता है। तो ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। देन जो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं लिटरेचर को रिव्यू करने के, पहला है कि ब्रॉडनिंग नॉलेज, आपके जो सोचने का जो नज़रिया है या फिर जो एक स्कोप है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि पहले 10 लोग अलग-अलग तरह से सोचेंगे, राइट। अगर आप केवल एक टॉपिक उठाते हो, आप खुद रिसर्च करने लग जाते हो उस पे, आपका एक ही दिमाग है, राइट, आप एक जैसा ही सोचोगे। लेकिन अगर आप 10 लोगों के और व्यूज़ देखोगे उसी काम पे, 10 लोग अलग-अलग तरह से सोच रहे होंगे, तो इसी तरह से जो आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉड हो जाएगा, सोचने का नज़रिया जो दायरा है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। देन कमिंग टू एनहांसिंग क्लैरिटी एंड फोकस, तो आपको क्लैरिटी मिलती है, यू हैव फोकस मिलता है, राइट। नॉर्मल चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इम्प्रूविंग रिसर्च मैथोडोलॉजी, जो मैथोडोलॉजी आप अपना रहे होंगी वो भी आपकी इम्प्रूव होती है, क्योंकि 10 लोगों ने हो सकता है कि अलग अलग जो है मैथोडोलॉजी अपनाई हो, राइट। तो आपको उससे आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को आप मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च, आप मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स मैथड बना सकते हैं, तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि क्या क्या अलग अलग मैथड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग फाइंडिंग्स। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग फाइंडिंग का मतलब है जो कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे हैं, राइट, उसको आप प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास लिटरेचर है उसके साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, तो वो आपकी कॉन्टेक्चुअलाइजिंग फाइंडिंग्स हो जाती है। देन उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर ऑफ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, राइट। लिटरेचर को रिव्यू करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, पहले तो आपको जो है आप सर्च करेंगे लिटरेचर, आप चाहे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं या फिर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जनरल सेक्शन में देख रहे हैं, जनरल्स के अंदर देख रहे हैं, बुक्स में देख रहे हैं, आर्टिकल्स में देख रहे हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो पहले आप सर्च करोगे उस पे। जब आपको मिल जाएगा तो आप उसको देखोगे, रीड करोगे, रिव्यू करोगे, पेन पेपर के साथ बैठोगे और पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओगे उसका। फिर आप उस पे डेवलप करोगे थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट, कि ओके, जो स्कॉलर थे इनका स्टडी एरिया क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, एंड आपकी डाटा कलेक्शन किस तरह से किया, मतलब क्या यूज़ किया, डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड था, एंड इनकी फाइंडिंग्स क्या हुई, सजेशन क्या है, गैप क्या है इसमें। तो इस तरह से क्रिटिकली एनालाइज करोगे आप उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को। देखें, अगर आप कभी आप ऐसे करना, एक आर्टिकल डाउनलोड करना आपने इंटरनेट से, जे स्टोर से, गूगल स्कॉलर से, खुद आज आप ऐसा कीजिए, एक जो भी आप अगर रिसर्च आप करना चाहते हैं, इन फ्यूचर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, इंटरनेट से, जेस्टोर या गूगल स्कॉलर से जो है वो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसको टाइप कीजिए, आर्टिकल उससे रिलेटेड एक डाउनलोड कीजिए और उसको रिव्यू कीजिए।
आपने रिव्यू क्या करना है कि कौन से ऑथर का नाम क्या था, इनका एरिया ऑफ स्टडी, रिसर्च मेथड क्या अपनाया, डाटा कलेक्शन किस तरह से किया, इनके फाइंडिंग्स क्या है, गैप क्या है, राइट, एंड व्हाट यू कैन ऐड समथिंग न्यू। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर वे में खुद से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू तो मैंने आपको बता दिए हैं, बुक्स है, जनरल है, आर्टिकल्स हैं, और इंटरनेट सोर्सेज जेस्टो, गूगल स्कॉलर, और भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। के अलावा आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, यू विल गॉट मैनी थिंग्स। तो इस तरह से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आपका हो गया। 2 चीज़ें होगी, एक हो गया आपने अपना टॉपिक डिसाइड किया कर दिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद है आपका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, राइट? आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है। तीसरा आता है आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब है रिसर्च की भाषा में अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल्स रेफर टू एनी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन चेंज और वेरी। ऐसी कोई विशेषता या फिर कोई नंबर या क्वांटिटी जो चेंज होए, जो वेरी होए, उसको वेरिएबल कहते हैं रिसर्च में, राइट? ये इंक्लूड करती है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मैनिपुलेट और कंट्रोल्ड इन स्टडी। वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एलिमेंट दैट रिसर्चर एम टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक प्रिडिक्शन। तो वेरिएबल्स के ऊपर ही, बेसिस पे ही हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप घर में जो केक बनाना चाहते हैं, आप केक बेक करना चाहते हैं, तो आप उस केक बेक जब आप करोगे तो उसमें कितने क्वांटिटी आटा जाएगा, कितना क्वांटिटी बेसन जाएगा, कितना क्वांटिटी चीनी जाएगा, कितना क्वांटिटी जो है और चीज़ें जाएंगी, तो वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स आपके होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, जिनकी जो आप कहेंगे जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है। शुगर की क्वांटिटी चेंज हो सकती है। अगर आपने 2 लोगों के लिए केक बनाना है तो क्वांटिटी अलग होगी, 10 लोगों के लिए बनाना है तो क्वांटिटी अलग होगी। तो वो वेरिएबल्स हैं आपके केक के। उसी तरह से रिसर्च जब आप करते हो तो उसमें भी आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हो, राइट? फॉर एग्जांपल रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड हार्ट हेल्थ, राइट? डाइट के ऊपर आप देख रहे हैं, रिसर्च है आपके हार्ट हेल्थ कि जो व्यक्ति जिस तरह की डाइट लेता है, अगर कोई ज़्यादा वेजिटेरियन है तो उसकी हार्ट हेल्थ कैसी है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी कैसी है, स्मोकर है तो उसकी कैसी है, ड्रिंकर है उसकी कैसी है। तो इस तरह से जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हो वेरिएबल्स को। होप कि आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए हों। नाउ कमिंग टू, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन की जब हम बात करते हैं, वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, राइट? कारण जो है, एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, राइट? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और चीज़ से, बल्कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है हम वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। Independent variable है is a factor in research that is changed or controlled by researcher to test its effect on the other variable. Independent variable को क्या करेंगे, कंट्रोल किया जाता है, चेंज किया जाता है, ताकि उनको चेंज करते हुए, उनको मैनिपुलेट करते हुए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे वेरिएबल पे, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, राइट? उस पे। तो दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है, राइट, जिस पे इफेक्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इज दैट फाइन टू यू? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं हम, इसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, राइट? अब इसका इफेक्ट क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, सामने वाले पे, उसको हम देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये किस पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट? इसको जो है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी आगे, राइट? नाउ कमिंग टू इंटरवीनिंग वेरिएबल। बाकी अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, राइट? द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज मेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल तब चेंज होता है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। इन एनी रिसर्च सेटिंग, आइडेंटिफाइंग डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्रूशियल बिकॉज वी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज मेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। कमिंग टू इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल को ऑल्सो मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्टेटिस्टिकल और एक्सपेरिमेंटल जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है हम वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, यानी कि बीच का वेरिएबल होता है, इसलिए इसको मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। देन कमिंग टू एक्स्ट्रानिशियस वेरिएबल। जो आपके एक्स्ट्रानिशियस वेरिएबल होते हैं, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को इन आवर रिसर्च स्टडी। यानी कि बाहर के वेरिएबल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो अफेक्ट करते हैं।
These variables are not focus of study but could partially interfere with the result, leading to an accurate conclusion if not properly controlled. जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, हो सकता है कि स्टडी का पार्ट ना हो, बट फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हो अपने रूम में, राइट? और आप उसको वाटर दे रहे हो, फर्टिलाइज़र दे रहे हो, बट आप जो सनलाइट है, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना उस तक पहुँचने के लिए। हो सकता है कि आप प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर दो तो दैट वे, बट अगर आप देखो कि आप खेती करते हो, आप खेतों में पानी डाल सकते हो, आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, वो आपके हाथ में, लेकिन धूप का होना वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो ये इसको आप एक एक्सटर्नल वेरिएबल की तरह ले सकते हो। देन कमिंग टू कंट्रोल वेरिएबल, जो ये फैक्टर्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, रिसर्चर डेलिबरेटली कीप द सेम कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टडी। कंट्रोल वेरिएबल को जो है वो हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, उसकी क्वांटिटी को, उसको चेंज नहीं किया जाता है, यानी कि उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर मैंने देखा कि मुझे केक बनाना है, उसमें मुझे सिर्फ ओनली 2 कप जो है वो आटा डालना है, 2 कप बेसन डालना है, तो मैं उतना ही डालूँगी, उसी क्वांटिटी में डालूँगी। तो वो जो मैं 2 कप ही ओनली डाल रही हूँ, तो वो मेरी कंट्रोल वेरिएबल है, यानी कि मैं उतना ही डाल रही हूँ, कांस्टेंट है वो, उनको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो आपकी ये कंट्रोल वेरिएबल आ जाते हैं। फिर जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वाटरिंग प्लांट्स वाला, तो इमेजिन कीजिए रिसर्चर जो है वो टेस्ट करना चाहता है हाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम समझेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, राइट? तो जो आपके जो वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र हो गए। फॉर एग्जांपल, आपने कितना फर्टिलाइज़र डालना है, हाई, लो, मीडियम, है ना? किस तरह का मतलब फर्टिलाइज़र डालना है, दैट इज़ गिवन बाय यू टू प्लांट। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आप जो है वो चेंज कर सकते हो कि आपने थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालना है, कम डालना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसकी क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये डिपेंड है, आप जितना इसको दोगे पानी, जितना आप उसको फर्टिलाइज़र दोगे, वो इसी तरह से ग्रो करेगा, राइट? तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नाउ कमिंग टू जो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ग्रोथ है प्लांट की, मेजर इन द हाइट और बायोमास। कंट्रोल वेरिएबल फैक्टर्स जो है इसमें सॉइल, अमाउंट ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर गिवन टू ईच प्लांट। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू जो वेरिएबल हैं, ये केप्ट, these are being kept same for all the plant to ensure that there will be no difference in any plant growth are due to varying amount of fertilizer, not because of other environmental factors. अब इसमें क्या होगा, कौन सा पौधा कितना ग्रो करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको फर्टिलाइज़र कितना दे रहे हो। अगर आप किसी को फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रहे हो तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, राइट? अगर आप उसका केयर ज़्यादा कर रहे हो तो वो ज़्यादा ग्रो होगा। अगर आप किसी को कम दे रहे हो सकता है वो कम ग्रो हो। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि जो ग्रोथ है प्लांट की वो किस तरह से होगी, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे लाइक टेम्परेचर, वाटर एंड सनलाइट। फाइन। आपको इतना याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी क्वांटिटी हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की नहीं कर सकते, राइट? कांस्टेंट रहेंगे, बल्कि उन पे हम इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। नाउ नाउ कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पे जब हम देखते हैं, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं आपके और क्वालिटेटिव वेरिएबल है, दो तरह के हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, और क्वालिटेटिव में करैक्टरिस्टिक वगैरह आएंगी, एट्रीब्यूट, है ना? और जैसे इसमें क्वालिटी बेसिकली आती है, जैसे किसी पर्सन की क्वालिटी होती है कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, है ना? ही इज़ वेरी हम्बल। ये पर्सन की क्वालिटी है। अब जो पर्सन है वो कितने साल का है ना? 52, 51, 75, ये उसकी क्वांटिटी वेरिएबल में आता है, क्योंकि दैट्स अ नंबर। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। तो कैटेगोरिकल जो यहाँ पे दिया है एग्जांपल, कैटेगोरी का मतलब यही यहाँ पे क्वालिटेटिव से ही है। तो डेफिनेशन क्या है, जिसके हम नाम ले सकें, लेबल्स जिनको दे सकें, वो आपका क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स लेते हैं। और एग्जाम्पल को अगर आप देखें क्वालिटेटिव में, मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स, है ना? स्मोकिंग स्टेटस, वेदर यू स्मोक एंड नॉट, आई कलर, ब्राउन, ब्लू, रेड काइंड ऑफ थिंग। देन लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना? पीएचडी, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, इस तरह से। क्वांटिटी में हम बात करेंगे हाइट, आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट जो है 11 इंच, 5 फुट 6 इंच, सॉरी 6 फुट 7 फुट, इस तरह से हाइट की बात करते हैं, जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। देन पॉपुलेशन साइज, कि कितनी पॉपुलेशन है, 2500, 8 बिलियन, दिस काइंड ऑफ थिंग। नंबर्स, अगेन नंबर्स, राइट? रिमेंबर नंबर्स आर ऑफ कोर्स रिलेटेड टू ऑलवेज क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव से रिलेटेड होते हैं क्योंकि हम इनको काउंट करते हैं। देन स्क्वायर ऑफ फुटेज एंड क्लास साइज, सो ऑल दीज आर नंबर्स। जहाँ पे नंबर्स है मीन्स क्वांटिटेटिव। देन कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिज़ाइन। तो स्टडी डिज़ाइन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल।
एक्टिव वेरिएबल अगेन ये जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. एक्टिव वेरिएबल इन context of the research refer to the factor or condition are intentionally manipulated or controlled by researcher, okay, deliberately altered or changed to observe their effect on the other variable. तो एक्टिव वेरिएबल में क्या होता है कि हम एक्टिवली डेलिबरेटली जो है वेरिएबल्स को चेंज करते हैं ताकि हम उनका इफेक्ट जो है दूसरे पे देख सकें. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वही एग्जांपल यहाँ पे आएगा. एट्रीब्यूट वेरिएबल में क्या होता है कि एट्रीब्यूट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते. मैंने पौधे को कितना पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, ये मेरे हाथ में. लेकिन पौधा कितना जो है सनलाइट लेगा डे में, वो पौधे के ऊपर, राइट. एट्रीब्यूट वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं जिसमें क्वालिटी बताते हैं, ये करेक्टरिस्टिक बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन की जो क्वालिटी है क्या होती है, वेदर ही इज़ ब्यूटीफुल, है ना, वेदर द पर्सन इज़ यू नो पोलाइट, सपोर्टिव, तो ये क्वालिटी हो गई, एट्रीब्यूट वेरिएबल हो गई, क्वालिटी को शो करते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है कि एज, जेंडर, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जैसे आपको यहाँ पे भी दिया मेल है ना, ही हैज़ अ स्पेसिफिक डोमेन, और फीमेल है, इनका अपना जेंडर है, मेल का अपना जेंडर, तो मतलब एक ही है. तो इस तरह का जो है वो रहता है. नाउ कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ मेजरमेंट. यूनिटी ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि जब हम मेजर करते हैं तो उस बेसिस पे हम देख रहे हैं. तो पहला कैटेगोरिकल वेरिएबल, अगेन ये रिलेटेड होते हैं आपकी क्वालिटी से, एट्रीब्यूट से. जैसे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हो गया, राइट, ए बी सी डी, सॉरी ओ पॉजिटिव, ए बी और ए बी, तो ये मतलब कैटेगरी में डिवाइडेड है ना, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल. नाउ कमिंग टू कॉन्टिन्यूस, ओके, कैटेगोरिकल वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डायकोटोमस, एक पॉलीटोमस. जो डायकोटोमस वेरिएबल होते हैं इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल आस्क यू आर यू गुड पर्सन, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, येस या नो. यू डोंट हैव अदर ऑप्शन. अगर पॉलीटोमस में क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू what are your qualities. क्वालिटीज़ में आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ आएंगी, राइट. यू आर ऑनेस्ट, you are पंक्चुअल, you are वेरी सपोर्टिव, you are वेरी पोलाइट. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो डायकोटोमस में दो चीज़ें आएंगी और पॉलीटोमस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. फिर आप क्या आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं ये कॉन्टिन्यूस ही होते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं. डेसिमल नंबर्स भी इसमें आते हैं और ये स्पेसिफिक रेंज में होते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो आपका जो ये है, कहीं मैं सब्जी लेने जाऊँ मार्केट और मैं सब्जी वाले को बोलूँ कि भैया ओके मटर जो है कितने रुपए किलो है, बोलेंगे 40 रुपए किलो, ओके. फिर मैं बोलूँगी कि ज़रा तोलिए आप, तो फिर मानो कि वो जो है 1200 ग्राम होगी, वो एक नंबर है. कई बार मशीन में भी ऐसा होता है ना, 12.5, 12.6, इस तरह से चीज़ें होती है, तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाता है. नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट. इसमें जो है ये पूरा होल नंबर लेंगे, राउंड नंबर, 12.6, 12.7 इस तरह का नहीं होगा, राइट. दीज रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन सिंपल वर्ड्स. नॉन जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ये एक्सप्रेस करते हैं होल नंबर. जैसे मैं बोलूँ कि आज कितने बच्चे आए क्लास में, तो बोलेंगे 8 लोग आए भाई, है ना. नॉट ऐसा नहीं बोलेंगे, 8.5 नहीं बोलेंगे, 8 बोलेंगे. 8.5 तो ना कोई इंसान ही नहीं होता, आधा इंसान होता है, कभी नहीं होता है. यू नेवर से कि 8.5, यू से अ कंप्लीट नंबर, 8 पीपल, 7 पीपल, 1 पीपल, आप ऐसा कहेंगे. जबकि अगर मैं हाइट की बात करूँगी, व्हाट्स योर हाइट, आप बोलोगे 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 2 इंच. तो आपका वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाएगा और नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आपके होल नंबर्स आ जाएंगे. होप आपको समझ में आ गया हो. नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल. अब जो वेरिएबल हमने जब आइडेंटिफाई कर लिए, सारा इतना तामझाम कर लिया, उसके बाद हमने ये देखना है कि इनको मेजर कैसे किया जाए, है ना. कौन कौन से स्केल हैं इनके मेजरमेंट के. तो मेनली 4 स्केल्स हैं, आपको याद रखिए. पहला है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर आपकी इंटरवल, फिर आपकी रेशो. ये 4 स्केल्स हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केल्स, आपको पता होना चाहिए, पूछी जाती है एग्जाम में, राइट. तो जो नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल ये लेबल करती है, राइट. ये चीज़ों को कैटेगराइज करेगी ओनली, ये बताएगी कि इस तरह का है. फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, यू विल से माय नेम इज़ अंकुश, माय नेम इज़ रीटा, माय नेम इज़ सपना. आप इस तरह से बोलोगे तो लेबल्स हैं ये. क्वालिटी आप बताएंगे इसमें ना, क्वालिटी टाइप्स. और ओके, जो आपकी जो फर्स्ट की 2 है ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है और जो दूसरी 2 है ये क्वांटिटेटिव के अंदर आती है. और आप इसमें कैटेगरी ही असाइन करोगे ओनली, राइट. मेल, फीमेल, अंकुश मेल, रीटा फीमेल. इस तरह से आप जो है नॉमिनल मतलब लेबल ही लगाओगे. पहले यहाँ पे देखा होगा, नॉमिनल में है आपकी कैटेगराइजिंग एंड लेबल वेरिएबल्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा.
पहले में ये है। फिर ऑर्डिनल की बात जब हम करते हैं तो रैंकिंग करते हैं चीज़ों को, असाइन करते हैं उनको ऑर्डर्स में, राइट। फॉर एग्जांपल वही जो है रीटा है, सीता है, अंकुश है। अब मैंने इनको बोला कि भाई इनको अपने एज के अकॉर्डिंग लगाओ, तो सबसे बड़ी है रीटा, फिर अंकुश, फिर सपना। तो मैंने अब इनको रैंक कर दिया 1 2 3, तो रैंकिंग होगी। ऑर्डर दे दिया मैंने इनको, ऑर्डिनल स्केल। फिर इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में लेबल्स भी आएंगे, है ना, आपकी रैंकिंग भी होगी और इंटरवल्स भी आएंगे इसमें। ये क्वांटिटेटिव जो है स्केल में आती है। और ये जो है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया रैंकिंग भी आ गई, और ये आपके लेबल्स भी आ गए, रैंकिंग भी आ गई, और इक्वल इंटरवल्स भी आ गए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, ओके, व्हाट्स योर मेजरमेंट ऑफ योर यू नो आर्म, तुम्हारी जो बाजू की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे हम 6 इंचेस। फिर हम इसको एवरेज मानेंगे कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी बाजुओं की जो एवरेज जो लेंथ है वो कितनी है। कोई बोलेगा कि 5 से जो है 8 इंच तक है भाई, या फिर इस तरह से, फाइन। तो ये इंटरवल दे दिया ना हमने 5 से 8, यानी कि 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इसके अंदर आ गया इंटरवल। और रैंकिंग तो हमने कर ही ली बच्चों की पहले कि उनके नाम क्या है, फिर उनको ऑर्डर से, फिर उनके एवरेज जो है आर्म्स की जो है वो लेंथ निकालिए, फिर हाइट की, आप हाइट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है, इसमें 0 नंबर भी आता है। अब आप ये तो थोड़ी ना बोलोगे कि भई जो बाजू की जो लंबाई है वो 0 से जो है वो 6 है, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप एवरेज आप बोलोगे 5 से 10, 5 से 8, इस तरह से। देन जब हम रेशियो की बात करते हैं तो इसमें जो 0 है वो भी इंक्लूड होता है, राइट? जैसे जो आपके जो इसमें क्या होता है कि लेबल्स भी आएँगे, रैंकिंग भी आएँगी, इक्वल इंटरवल्स भी आएँगे, और 0 जो है आपका एब्सोल्यूट 0 जो है वो भी इसमें जो है वो गिना जाएगा, राइट? ओके। एटीट्यूडनल स्केल की बात करते हैं हम। एटीट्यूडनल स्केल जो है आपका, वो इसमें क्या होता है कि पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स बाय देयर ओपिनियन, फीलिंग एंड स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो उनका रिएक्शन रहता है, अ, उसको हम जो है एटीट्यूडनल स्केल पे मेजर करते हैं। यानी कि मैं किसी चीज़ के साथ एग्री करती हूँ, नहीं करती हूँ, वो किस स्केल पे मापा जाएगा, एटीट्यूडनल स्केल के ऊपर। यानी कि मेरा एटीट्यूड क्या है, यू नो, एज सिंपल एज दैट। तो जो एटीट्यूडनल स्केल है वो 3 तरह की है। लिंकर्ट स्केल हो गई आपकी, गुटमन स्केल हो गई, और एक और है आपकी थ्रस्टॉन स्केल। तो ये 3 स्केल है। जो आपकी लिंकर्ट स्केल है, पहली स्केल, ये एटीट्यूडनल स्केल है, कॉमन स्केल है एटीट्यूडनल स्केल, जो कि इंसान के एटीट्यूड, ओपिनियन और परसेप्शन के बारे में बताती है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए आप लिंकर्ट स्केल में, इसमें अगर मानो मुझे जो है वो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि ओके मैम, आप जो है अ, अभी यहाँ हमारी शॉप में आए हो, मैं गई और मैंने कुछ परचेज़ किया, और वो मुझसे पूछते हैं, जैसे मार्केट सर्वे भी होता है ना, सर्वे वाले आपके जो मॉल में पूछते हैं कि आप हमारी जो है वो जो हमारे पास फैसिलिटी है या फिर जो स्टाफ है, आप उनसे कितना सैटिस्फाइड हो या कितना नहीं, तो इस तरह की चीज़ें। तो मैं गई अपनी शॉप में, और मुझे उन्होंने फ़ॉर्म ला के दिया और बोला कि मैम आप इसको भरें और हमें बताइए कि आप कितनी सैटिस्फाइड हैं जो है हमारी यहाँ की फैसिलिटी से एंड हमारा जो कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स हैं, राइट, उससे। तो फिर उन्होंने इस तरह का जो है मेरे पास एक पेपर लाया, और उसमें अगर उन्होंने ऑप्शंस इस तरह से दिए हैं कि आप जो है क्या लगता है आपको कि हमारा यहाँ का स्टाफ कैसा है, यू नो, इट्स अ नाइस स्टाफ, है ना? फिर उसमें ऑप्शन है कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जब मुझे इस तरह के ऑप्शन आएँगे और मैं इसमें से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करूँगी कि आई विल क्लिक एग्री, कि भई यहाँ पे अच्छा स्टाफ है, आई एग्री। तो ये लिंकर्ट स्किल हो गई यहाँ पे। मैंने जो है स्टेटमेंट में जो है अपना जो है वो आंसर दे दिया, एग्री कर दिया उनको एक लेवल में, राइट? लेवल है ना, क्योंकि जो स्ट्रांगली एग्री है ये सबसे अच्छा वाला है, डिसएग्री वाला है ये सबसे बुरा वाला है ना? डेंजर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल रेड है क्योंकि ग्रीन शो करता है कि वेल अच्छा सिग्नल। देन कमिंग टू थ्रस्ट ऑन स्केल में क्या होता है, ये भी अगेन जो है वो गॉज करता है पीपल के एटीट्यूड और ओपिनियन को। और जो थ्रस्ट ऑन स्केल है अगेन ये एटीट्यूडनल स्केल है, ये इंसान के जो ओपिनियन परसेप्शन को ही देखता है। और इसमें क्या होता है कि हम जो है लेवल कर देते हैं चीज़ों को, रैंकिंग कर देते हैं, राइट? हाउ डू यू लाइक आवर सर्विसेज, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैंने उनको कौन सा रैंक देना है। थ्रस्ट ऑन स्केल में रैंक देखते हैं हम, और उसमें लेबल्स देते हैं, काय में, आपके लिंकर्ट स्केल में। देन कमिंग टू योर गुटमैन स्केल, गुटमैन स्केल को क्यूमुलेटिव स्केल भी कहा जाता है, ये एटीट्यूडनल स्केल है अगेन, और ये मेजर करता है पीपल्स का जो strength है and things, opinion towards and intensity towards specific concept and topics.
और इसमें जो हम आंसर है वो येस या नो में करते हैं, येस नो स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एक जो है वो क्वेश्चन, इसमें येस नो क्वेश्चंस हैं ये। उसमें अब यहाँ पे है येस शी इज़ हियर, राइट? हाँ, वो यहाँ है। आपसे अगर कोई पूछेगा डू यू एग्री दैट पीपल टीचर्स आर वेरी गुड पीपल, येस या नो में जवाब देना है। आप या तो येस बोलोगे या नो बोलोगे, अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन है। आप बोलोगे डू यू थिंक दैट टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, येस या नो, 2 ही ऑप्शंस हैं। तो आपको येस या नो में ही आंसर करना होता है गुडमैन स्केल। सो एवरीवन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट स्टेप इन रिसर्च। 3 स्टेप हमने यहाँ पे कर लिए। बाकी जो हाइपोथेसिस है, एनालिसिस ऑफ डेटा है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, डेटा कलेक्शन है, आपके जो सैम्पलिंग है जो हम आगे करेंगे, मेथड्स एंड ऑल, और रिपोर्ट राइटिंग, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और एक बारी अगर मैं समराइज़ कर दूँ कि आज हमने क्या देखा, हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखे, जिसमें पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग वेरिएबल, और उसमें हमने देखा कि पहले हमें जो है टॉपिक को देखना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट का, फिर गैप उसमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है लाइक एथिक्स, मेजरेबल मैग्नीट्यूड, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जब हम रिसर्च करें। उसके बाद हमने देखा कि हम जो है रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको बताया, सोर्सेज मैंने आपको बताए, क्यों करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है हमने वेरिएबल्स देखे कि किस तरह से हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है, क्या हमारे वेरिएबल्स है रिसर्च में, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल किस किस तरह के होते हैं वो हमने देखे सारे। और उसके बाद हमने देखे जो वेरिएबल्स हैं उनको मेजर कैसे किया जाए, उसके लिए स्केल कौन सी है। तो हमने 2 तरह की स्केल देखी थी। एक तो हमारी जो बेसिक स्केल है, राइट, मेजरमेंट के बेसिस पे, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल देखी हमने, वो 4 स्केल। उसके बाद हमने और स्केल देखी जैसे कि जो एटीट्यूडनल स्केल्स होती हैं, जो कि लोगों के एटीट्यूड को देखती हैं। तो उसमें हमने लिंकर्ट स्केल देखा, थ्रस्टॉन स्केल देखा और गुटमैन स्केल देखा, राइट। थ्रस्टॉन स्केल में हम क्या यूज़ करते हैं, रैंकिंग, और आपका जो लिंकर्ट स्केल में उसमें हम स्टेटमेंट लेवल्स देखते हैं, लेबल्स, राइट। और जो आपका लास्ट था गुटमैन स्केल, उसमें हम येस या नो इस तरह से आंसर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बता दी हैं। होप कि आपको समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय एंड टेक केयर।